सियासत में कुछ भी मुमकिन है। कल अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया और आज मुलायम से आशीर्वाद लेने की तस्वीर भी सामने आई है। वो तस्वीरें भी जरा आपके सामने रखेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये दल बदल की राजनीति भी अभी थम नहीं रही है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं। कल ही वो बीजेपी में शामिल हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव सीधे ये कह रहे थे कि अब हमारी विचारधारा यानी समाजवादी पार्टी की विचारधारा भी बीजेपी में जा रही है। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अपर्णा यादव को रोकने की कोशिश नहीं हुई, तो उन्होंने कहा खुद मुलायम सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि समाजवादी पार्टी में ही रहे। अब ये कल है, ये विवाद क्यों? लखनऊ कैंट वो सीट जहां से अपर्णा यादव चाह रही थी टिकट मिले, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी के उम्मीदवार से वो उस वक्त 2017 में हार गई थी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर कई बार तारीफ की। इस बार ये जानकारी मिल रही थी कि उनको सीट नहीं मिल रही, कोई लखनऊ कैंट भी नहीं, उसके अलावा भी कोई सीट उनको नहीं दिया जा रहा है, टिकट ही नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ आना सही समझा। यूपी चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, राजनीतिक दलों की रणनीति अमल में आने लगी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये सेफ सीट मानी जाने वाली सीट कहा जाता है इसको, और एक दिन पहले ही पार्टी ने ये फैसला लिया है। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई, आज पार्टी यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। एक और अहम खबर जेपी नड्डा की, जो आज मिशन यूपी में है। बीजेपी अध्यक्ष आगरा और बरेली में अपना चुनावी अभियान चलाएंगे। आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वहीं बरेली में डोर टू डोर कैंपेन भी वो करने वाले हैं। वहीं देखिए कांग्रेस से भी जुड़ी एक बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए भी आज का दिन बेहद अहम। पार्टी आज यूपी के लिए यूथ मैनिफेस्टो जारी करेगी और इस मौके पर प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कई मायने में यह फैसला काफी अहम है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए ये जो सीट है ये बेहद सुरक्षित मानी जाती है। अब तक यहां 7 बार समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जीते हैं, अन्य पार्टियों का दबदबा यहां कभी नहीं रहा है। तो ये सीट 1997 में पहली बार यहां पर चुनाव हुए थे, 57 में माफ कीजिए, पहली बार यहां चुनाव हुए थे। करहल का ये सियासी गणित हम आपको समझा रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ एक बार 1980 में यहां से जीत मिली थी। अब तक समाजवादी पार्टी यहां से 7 बार चुनाव जीत चुकी है और यहीं से अब ताल ठोकेंगे अखिलेश यादव। इस बात का भी देखिए ये ऐलान, सोबरन सिंह यादव 2007 से 2017 तक एसपी एमएलए रहे और अब काफी गहमा गहमी के बाद कई नाम सामने आ रहे थे कि अखिलेश यादव क्या चुनाव लड़ेंगे भी या आखिरकार लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन ये जो सीट है करहल की, ये बहुत ऐसी सीट मानी जा रही है जहां पर समाजवादी पार्टी की एक अच्छी पकड़ कहे तो बनी रहती है। मुलायम की कर्म स्थली इसको माना जाता है। यादव वोट सबसे ज्यादा इसी सीट पर है। सफाई से महज 4 किलोमीटर दूर है ये करहल, जहां से अखिलेश यादव इस वक्त चुनावी मैदान में उतरने वाले और पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब यहां देखिए कुल मतदाता 3,55,000 के करीब यहां कुल मतदाता हैं। यादव यहां पर 1,25,000 हैं, शाक्य 35,000 हैं, क्षत्रिय 30,000, दलित यहां पर 22,000, ब्राह्मण 16,000। तो ये जातीय समीकरण भी हम आपको समझा रहे हैं कि किन लिहाजों में ये जो सीट है जहां से फैसला हो सकता है अखिलेश यादव यहीं से चुनाव लड़े, वो कितनी अहम है। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने हमला बोला तो समाजवादी पार्टी पलटवार कर रही है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल यह है ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो।
उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया, ये मुझे मतलब बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रत्याशी बनाने के लिए कन्नौज के लोग लगातार मांग कर रहे थे। आजमगढ़ के लोग, जहां से सांसद हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग चाह रहे थे, और मैनपुरी के लोग। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने दबाव में चुनाव की घोषणा की है और साफ तौर पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था। मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे आजमगढ़ की जनता जब अनुमति देगी तब हम चुनाव में जाएंगे वहां। तो इसका मतलब है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें नकार दिया है और उसने अपनी अनुमति नहीं दी है। और इस बात की इन्होंने पुष्टि भी कर दी क्योंकि वहां पे पोस्टर लग गए थे कि हमारा सांसद लापता है। तो अगर अब ये मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे और वहां से अगर परंपरागत सीट से वो वापस वहां जीत भी जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आजमगढ़ की जनता को छोड़ रहे हैं। इन्होंने ये बता दिया कि आजमगढ़ की जनता से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां की जनता आज अपने आप को कितना ठगा महसूस कर रही होगी, इसका जवाब 22 के चुनाव में अभी सब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता देगी समाजवादी पार्टी के मुखिया को। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हलचल बेहद बड़ी हुई नजर आ रही है। अपर्णा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की बहू, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई और आज तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई जब वो मुलायम सिंह यादव के पास पहुंची, आशीर्वाद लेती हुई उनसे नजर आ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने रोका उनको कि आप बीजेपी में ना जाएं। बावजूद इसके वो बीजेपी में गई हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित उनके लिए सबसे ऊपर है। और कल ही वो जब ज्वाइन उन्होंने किया, आज ये तस्वीर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते हुए अपर्णा यादव इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लेकिन अब सवाल तो ये है कि लखनऊ कैंट, वो सीट जहां से 2017 में चुनाव अपर्णा यादव ने लड़ा, जहां से वो हार गई थी, इस बार बीजेपी की तरफ से उन्हें कौन सी सीट का टिकट मिलता है? अब सियासी वार पलटवार के बीच एक बात तो साफ हो गई कि इस बार यूपी में 2 सीटें सबसे अहम है। एक तो खुद सीएम योगी की सीट गोरखपुर शहर और दूसरी सीट है मैनपुरी की सीट करहल, जहां से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद गोरखपुर सदर से ऐलान होता है कि सीएम वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। तब समाजवादी पार्टी ने खूब तंज कसा था। उसके बाद यह ऐलान हुआ कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, फिर यह हुआ कि किस सीट से लड़ेंगे, फिर जब खबर आई कि करहल से वो लड़ने वाले हैं तो अब अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, यूपी में तेज होती सियासत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दंगाई प्रेमी और तमंचावादी है। सीएम योगी का सीधे सीधे निशाना समाजवादी पार्टी पर, और उन्होंने यह आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी पर कि दंगाई प्रेमी है और तमंचावादी है समाजवादी पार्टी। शिल्पी सेन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, कुल मिलाकर ये वार और पलटवार का सिलसिला चुनाव तक तो थमेगा नहीं और ऐसे ही कुछ बयानबाजियां आती रहेंगी। शुरुआत देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी कर दी। बिल्कुल अर्पिता, देखिए कहने को तो वर्चुअल प्रचार है, लेकिन जिस तरह से सियासी तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं, सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, तो आप ऐसा कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गर्मी है माहौल में ये बनी रहेगी। ये सियासी गर्मी है। हालांकि उत्तर भारत में बहुत ठंड है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रही हैं कि किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। अभी सीएम ने कहा है, और यही नहीं, बीजेपी के जितने कैंपेन हैं, जितना चाहे हम प्रचार गीत की बात करें, चाहे वो वीडियोज की बात करें,
उसमें भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसी फ्रेम में दिखाया गया है। और जिस तरह से पल पल घटनाक्रम बदल रहा है, पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, आपने विस्तार से बताया कि करहल से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अपने गृह जिले की सीट से, गोरखपुर से, जहां वो सांसद जहां से पहले भी रहे हैं, वहां गोरखपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव मौर्य सिराथू कौशाम्बी से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौका दोनों तरफ के लोगों के पास है, नेताओं के पास है कि वो वार पलटवार करें। लेकिन इस बीच बहुत अहम घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की सियासत में रोज रोज हो रहे हैं। आज भी कई अहम चीजें होनी है जिसके लिए सियासी दल उन पर भी नजर रहेगी। आप तमाम जानकारी आपसे लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पंजाब में कांग्रेस भी सीएम चेहरे को लेकर अंदर खाने मंथन कर रही है। राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा सोशल मीडिया पर सीएम फेस को लेकर जनता की राय मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि पंजाब में वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। जिस सीएम की जंग ने पंजाब में अमरिंदर को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया, जिस सीएम की जंग में सिद्धू से आगे चन्नी निकल गए, आज वही सीएम का चेहरा कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। भले ही कांग्रेस ने दलित चेहरे चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया हो, लेकिन वो चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर है बगावत का, उसे डर है पार्टी में और फाड़ होने का। यही वजह है कि कांग्रेस बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतर रही है। हमारी पार्टी के मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। हमारी सरकार के मुखिया और चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण, काबिल, लायक लोग। और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बंटवारा है, मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कभी कभी थोड़ा विरोधाभास दिखता है और प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत विचार की भिन्नता स्वाभाविक है, नहीं तो हम फिर एक डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाते। पंजाब में कांग्रेस के बीच सीएम चेहरे को लेकर मचे घमासान में नया ट्विस्ट आ गया है। राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा ने इसके लिए ट्विटर पर एक पोल शुरू किया है, जिसमें पूछा गया है कि प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होना चाहिए। इसमें मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू, कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुनील जाखड़ का नाम शामिल है। चौथा ऑप्शन सीएम चेहरे की जरूरत न होने का है। ट्विटर पर पोल डालने वाले निखिल अल्वा राहुल गांधी के करीबी और उनके ऑफिस में हैं। ऐसे में उनका ये पोल चौंकाने वाला है। कांग्रेस अब तक कहती रही है कि पंजाब में संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें चरणजीत चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ शामिल हैं। हमारे पास तो मुख्यमंत्री है, ये तो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने की। जब वर्तमान में हमारे पास मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के लोगों के ऊपर के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर वो जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर के ऊपर नवजोत सिद्धू जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सुनील जाखड़ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पंजाब में सीएम चेहरा घोषित करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या केजरीवाल के अंदाज में अब वोटिंग के जरिए कांग्रेस नए चेहरे का ऐलान करेगी? आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने उत्तराखंड 70 विधानसभा सीट में से 59 के नाम का ऐलान कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। गोवा के लिए भी 34 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने तय किए हैं। हालांकि मनोहर पर्रिकर के बेटे का नाम इसमें नहीं है। उत्तराखंड और गोवा में दोबारा सरकार बनाने के इरादे से बीजेपी ने दोनों राज्यों में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी ने 59 लोगों के नाम का ऐलान किया है। तय किया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे और धन सिंह रावत श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जो किया है सोच समझ के किया होगा, अच्छा किया होगा। बहुत सारे लोगों को उनकी आशा के अनुरूप परिणाम मिले हैं, बहुत सारे लोगों को उनकी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। अभी सब लोगों को सोचने समझने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि सब विषय पर सब लोग विचार करके आगे का निर्णय लेंगे।
59 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है, मगर बताया जा रहा है कि 11 लोगों के नाम पर अभी पेच फंसा हुआ है। उत्तराखंड की तरह ही बीजेपी ने गोवा में भी अपने 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। यहाँ सीएम प्रमोद सावंत सांकेलिम से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट सामने आने के पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, मगर पहली लिस्ट में उत्पल का नाम नहीं है। इस बाबत जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनिए। गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे, पण केवळ मनोहरभाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही। कहने के लिए तो गोवा छोटा राज्य है, मगर यहाँ की लड़ाई बड़ी है। महाराष्ट्र में भले ही कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाअघाड़ी की सरकार है, मगर गोवा में शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। यहाँ शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना को भरोसा है कि वो गोवा में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस को लगता है वो अपने ताकत पर मेजॉरिटी उनको मिलेगी, बहुमत मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस है। कहां से आता है मुझे मालूम नहीं का कॉन्फिडेंस, तो अगर है तो मेरी बेस्ट विशेष है मेरी पार्टी की। तो हम शिवसेना और एनसीपी ने एक गठबंधन किया है और हम लड़ेंगे चुनाव को। हम उधर आम आदमी पार्टी ने भी गोवा के रण में पूरा दम झोंका है। बिजली पानी फ्री वाली घोषणाओं के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जाति का गणित साधने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर को बनाया है। दरअसल अमित पालेकर भंडारी समुदाय से आते हैं और गोवा में इस समुदाय की करीब 35% आबादी है और अभी तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही इस समुदाय से बना है। अब देखना यह होगा कि गोवा के रण में कौन बाजी मारता है। आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तापमान 0 से नीचे चला गया है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम बर्फ से पटा पड़ा है, तो हिमाचल में भयंकर ठंड के बीच बारिश की आशंका है, जबकि कश्मीर में 40 दिन का चिलई कला अब अपना असली रंग दिखा रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं। सब कुछ बर्फ के आगोश में समा चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई है। बद्रीनाथ में पिछले 2 दिनों से मौसम बदल रहा है और इसी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में बारिश के आसार बने हुए हैं। दिन भर बादलों के डेरे के बीच पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ाई है। इस बीच ज्यादातर इलाकों में पारे ने भी गोता लगाया है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही अरब सागर से उठने वाले चक्रवात का असर उत्तराखंड में पड़ रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना की तस्वीरें हैं। पूरे इलाके में जैसे ठंड का कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजारों में वीरानगी छाई है। जिधर देखो लोग झुंड बनाकर अलाव के आगे बैठे हुए हैं। ठंड ने धंधा मंदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन दूल्हा होगा और किस ढंग से चुनाव को आगे लेके जाएंगे। सिद्धू साहब, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। सब पार्टियों ने अपना घोषित कर दिया कि कौन चेहरा होगा, किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर कांग्रेस क्यों उलझी हुई है? कांग्रेस ने क्यों नहीं अभी तक डिसाइड किया? भैया, ये चयन का मामला है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। मतलब कि आप क्या चुनते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या होने वाला है। समझे? तो ये चयन हमारी हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है। ये उनकी कमांड जो भी होगी वो सबको मानना पड़ेगा और हम एक सिपाही के नाते कमांडर को मानते हैं। मतलब मुकद्दर आलाकमान तय करेगा, जनता नहीं तय करेगी। मैं क्या कहता हूं कि हम क्या चुनते हैं और पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है भाई।
हम क्या चुनते हैं इस पे निर्भर है कि हमारा मुकद्दर क्या होगा। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता है। तो वो सयाने हैं। सरदार पटेल की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, देश को आजादी देने वाली पार्टी है, देश का गौरव बढ़ाने वाली पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, अरे भाई अंबेडकर साहब की पार्टी है, जिन्होंने संविधान की रचना दी। समझे कि नहीं? तो वो कोई कच्चे नहीं है, नहीं, पर आपने अभी परिपक्व है। परिपक्व समझते हो? मिच्योर है। तो वो जो निर्णय लेंगे मान्यता है उसकी। नहीं, पर आपने अभी कहा कि इंसान अपना मुकद्दर खुद तय करता है। तो बिल्कुल, तो मुकद्दर खुद तय करते तो आलकमान बीच में कहां से आ गया? और आपने कहा कि बारात तैयार है, दूल्हे का पता नहीं, तो आपको लगता है दूल्हा तो पता नहीं, बारात कहां लेके जाएंगे, किसके घर लेके जाएंगे आप? भैया मैंने कहा था केजरीवाल के लिए गेट योर फैक्ट्स राइट। पर अपने घर का भी तो देखो। मैं कह रहा हूं गेट योर फैक्ट्स राइट। पिछला इलेक्शन इस डायलॉग पे लड़ा था। ये मैंने केजरीवाल को सवाल किया था कितने साल पहले, 5 साल पहले, कि बारात तुतरू तुतरू कर रही है और बहू पीपल तले सोई हुई है। भैया घोड़ा खड़ा है, दूल्हा कहां है? तो उन्होंने 5 साल बाद जवाब दिया कि भैया हमारे पास दूल्हा है। तो अच्छा भाई, तुम्हारे पास दूल्हा है, खत्म। लेकिन सिद्धू साहब, क्या आपको लगता है अगर चेहरा होता कांग्रेस के पास, उसका फायदा होता? चेहरा घोषित करने में फायदा है या नहीं? होता और है में मानना और जानने का फर्क है। मान्यता किसी और की होती है, जानना खुद का अनुभव होता है। इसलिए इस बात को समझो गुरु कि जो हाईकमांड बोलेगी वो हमें मान्य है। नहीं, पर जमीन पे आप है सिद्धू साहब, आप इतना कैंपेन कर रहे हैं, इतना लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि लोग पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन? क्योंकि इतने मार मची हुई है कांग्रेस के भीतर। लोग कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे चुनाव के बाद, या चन्नी रहेंगे, या कोई तीसरा आएगा। तो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए आपको लगता है। और आपको लगता है कि अगर कर दे तो बेहतर होगा, फायदा होगा कांग्रेस को? कंफ्यूजन हो सकता है 2 हफ्ते पहले दूर हो जाए, जिस तरह पिछली बार हुई थी। हो सकता है ना दूर हो सकता है कंफ्यूजन का फायदा हो। कहते हैं द कप इज हाफ एम्प्टी, कई कहते हैं हाफ फुल। देखने का नजरिया है भाई। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। छोड़ो ना यार हाईकमांड। डिसएडवांटेज क्या है? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे रोटी को आप पॉलिटिक्स में। भैया हाईकमांड जानती है ना, तो हाईकमांड पे छोड़ो। जर्नैल तय करता है ना कि फौज किधर जाएगी। नहीं करता। चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनूगा, ये जनता तय करती है ना कि आलकमान। बिल्कुल, ये आपका बयान नहीं था? बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। तो कहां से आ गया? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो आया कहां ये से? आया कहां से मैं बताता हूं तुम्हें। मैंने ये कहा था कि भाई अगर लोग एमएलए बनाएंगे तभी तो आला कमान चीफ मिनिस्टर का तय करेगी। अगर एमएलए ही 60 नहीं बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर कहां से आएगा? अब इस बात को किस तरह से तोड़ना है, मोड़ना है, उसमें मास्टर हो आप। नहीं, हम क्या मास्टर हैं? नहीं है? जो बयान आते हैं वो तो बयान आपको बोल दिया, अब इसको कितना तोड़ना है, कितना मोड़ना है, कैसे पेश करना है बताइएगा। मैंने ये कहा था। सिद्धू साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आप 2 चीजें जानिए। झंडा उठाने में माहिर हैं, झंडा उठाते रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ झंडा उठाया, आपने हटवा दिया उसको। अच्छा, तो आप बीजेपी में भी यही रहा आपका? आपको लगता है तो लेकिन मेरा सवाल सुनिए। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू ने हटा दिया? क्या 78 एमएलए गुरुद्वारे में बैठे थे? लेकिन मुहिम तो आपने शुरू की, लीडरशिप तो आपकी थी। 78 एमएलए पार्टी की मीटिंग में वोट डाल के उसको बाहर का रास्ता दिखाया। उसकी घरवाली तक खड़ी नहीं थी, उसके साथ कोई काउंसलर खड़ा नहीं था। इस बात को तोड़ो मोड़ो मत। लोकतंत्र में ताकत चुने हुए नुमाइंदों की होती। उन्होंने अख्तियार पूरी तरह से इस्तेमाल किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को रास्ता दिखाया बाहर का, क्योंकि वो जानते थे कि 10 सीट नहीं आएंगी इसके नेतृत्व में। तो वो चला हुआ कारतूस था, उसे फूंक दिया। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था सिद्धू साहब। मेरा सवाल ये था कि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के मुहिम चलाई, या आपके साथ एमएलए से, जो भी आप कह रहे हैं? मेरे साथ कोई एमएलए नहीं था भैया। मैं जो तो भी पार्टी ने तय किया, मैं तो पहले दिन से ये पूछता था कि भाई तुम नीति क्यों नहीं बना रहे शराब की, तुम रेत की नीति क्यों नहीं बना रहे, पैसे क्यों खाए जा रहे हैं, स्टेट के खजाने को खोरा क्यों लग रहा है, स्टेट में नीतियां क्यों नहीं बन रही, तुम बेअदबी का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम बादलों के साथ मिलके खेल क्यों खेल रहे हो, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, तुम ये बारियां क्यों खेलते हो, तुम गुरु साहब का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम ड्रग्स की रिपोर्ट क्यों नहीं खोल रहे। ये सवाल थे मेरे, और ये सवाल तीरों की तरह लगे, उसे जख्मी कर दिया। सच जो है
उसका अपना बलबूता होता है दोस्त। और सच की ताकत के आगे झूठ को झुकना पड़ता है, क्योंकि झूठ के पांव ही नहीं होते। झूठा आदमी था वो, कठपुतली था, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता था। ही डांस्ड टू द म्यूजिक इवन इफ ही डिडंट लाइक द ट्यून। नहीं, मेरा सवाल ये था सिद्धू साहब, आपके सवाल का कि आप बीजेपी में भी आपने बहुत काम किया, देश भर में कैंपेन किया, वहां भी आपको जिन जो हालात बने वहां छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद रुको, जिन हालात की बात नहीं है। सिद्धू वहां से कुछ लेके नहीं आया, उनकी 6 साल की राज्यसभा मुंह पे मार के आया। कितने लोग हैं? सिद्धू वहां सत्ता छोड़ के आया, उन्होंने कहा अमृतसर को छोड़ दो, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो, क्योंकि बादलों की बहू दूसरी बार एमपी बनती, मैं चौथी बार बनता, इसलिए जेटली साहब को लाया गया। उन्हें कहा गया सर्टिफिकेट देंगे हम आपको। सिद्धू ना एमपी बना, ना I&B मिनिस्टर बना, ना कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ा। जेटली साहब 1.5 लाख से ठुके यहां, उसके बाद 2 मंत्री ठुके। जब सिद्धू था 19 सीटें आई थी पहले इलेक्शन में, 23 में से सरकार बनी हमारे सपोर्ट पे, फिर 16 आई 23 में से, फिर सरकार बनी, बीजेपी ने झंडे में डंडा लगाया। सिद्धू नहीं था, 2 आई। तो मैं वही बात कह रहा हूं आपको, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आप कहते हैं कि मैं नहीं था तो ये हाल हुआ। तो मेरा सवाल ये है, लीडरशिप थी, लीडरशिप। मैं लड़ता था, मैं कहता था हमारी दी गई ताकत हमारे सर पे जूती बन के कैसे बरस सकती है। आप मुझे आज कैसे कह सकते हो कि जिन लोगों ने मेरे काउंसलर हरा दिए, जिन लोगों ने मेयर बनाने के लिए हमारी सत्ता हिला दी, जिन लोगों ने हमारी दी गई सत्ता हमारे ऊपर ताकत बन के बरसा दी, जो तस्कर हैं, जिन लोगों ने पंजाब को बेच डाला, गिरवी डाला, उनकी कैंपेन करने के लिए आप मुझे कैसे कह सकते हैं? तो शाह साहब एक बार तैयार हुए ड्रग्स की कैंपेन के लिए, तो हमने यहां रैली रखी थी। वो रैली शाम को कैंसिल हो गई। मैं गोवा से आया तो उन्होंने कहा यार बड़े लीडर ने कैंसिल कर दी, तो फिर रखी गई दोबारा से। 2 दिन बाद मैं फिर आया, मैंने कहा जी हम अकेले लड़ेंगे, 70 सीटें जीतेंगे। दोबारा से वो रैली कैंसिल हुई। उन्होंने कहा यार ये नहीं करने दे रहे। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली बादल ने करवा दी ड्रग्स की, वो मुहिम वहीं फेल हो गई। समझ लीजिए बात, मैं हमेशा, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, मैं उन्हें इतना ही कहता था कि हम अकेले इलेक्शन लड़ें। ये एक लायबिलिटी बन चुके हैं, इनके साथ अगर हम रहेंगे, इनकी संगत में कोई पंगत नहीं है, इनकी संगत हमें गिरा देगी। दे आर लायबिलिटी, दे आर द एल्बट्रॉस अराउंड आवर नेक्स। वो माने भी, लेकिन किस तरीके के दबाव थे, क्या था क्या नहीं, मैं नहीं जानता। फिर जब ये कहा गया मुझे, और मैं ये नाम नहीं बोलूंगा कि किसने कहा, कि आप पंजाब से दूर रहिए, या तो आप बादलों की कैंपेन कर दीजिए या पंजाब से दूर रहिए। मैंने पंजाब चुना, उन्होंने बादल चुने। तो ये वो हिस्ट्री है जिसमें मैंने बीजेपी छोड़ी थी, नहीं त्याग करके सत्ता का, कुछ लेने के लिए नहीं। लेकिन कब तक त्याग करते रहेंगे सिद्धू साहब? मेरा सवाल यही था। सवाल जब ये सीएम नहीं बनने की बारी आती है, सवाल त्याग की है ही नहीं। पंजाब में भी तो आप पिछड़ जाते हैं। सवाल त्याग का है ही नहीं। सवाल नंबर कब आएगा सिद्धू साहब? सवाल समझो। नंबर, तुम्हें लगता है मैं नंबर लेने के लिए बैठा हूं यहां? 50 करोड़ रुपए आप सीएम नहीं बनना चाहते आप? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है 50 करोड़ छोड़ के मैं 50,000 की नौकरी कर रहा हूं? किस लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए नंबर, मेरे लिए पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील करने के लिए एक प्रयास है। राजनीति ही एक ऐसी चीज है ना, क्रिकेट में आप खुशी बांट सकते हो, टेलीविजन आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन एक सिर्फ राजनीति है जो लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का जरिया बन सकती है। और अगर कोई एक तमन्ना है नवजोत सिंह सिद्धू की, तो पंजाब का पुनरुत्थान, द रेजरेक्शन ऑफ पंजाब बैक टू इट्स। कैसे पुनरुत्थान होगा सिद्धू साहब? जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी, आप कुर्सी पे नहीं होंगे, तो कैसे करेंगे आप? ये बताइए ना। तो आप सीएम तो बनना चाहते हो, तभी तो पुनरुत्थान होगा, तभी पंजाब का भला होगा, तभी आपका पंजाब मॉडल शुरू होगा ना, लागू होगा। ध्यान से समझो, मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक एजेंडे के लिए लड़ रहा हूं। तो एजेंडा कैसे लागू करेंगे? मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर एजेंडा है तो सिद्धू है। नहीं तो पोस्ट के बिना कैसे एजेंडा इंप्लीमेंट करेंगे आप? ये तो बताइए, मैं जानना चाहता हूं। किसी को कैसे गले उतरेगी? सिद्धू साहब आप मुख्यमंत्री नहीं है स्टेट के, तो अपना पंजाब मॉडल, आपका एजेंडा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? जो आप पंजाब को नया रूप देना चाहते हैं, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, पंजाब की जो तरक्की चाहते हैं आप, वो कैसे होगी?
तुम्हें लगता है कि गांधी जी के पास पोस्ट थी कोई? तो आप गांधी जी बनना चाहते हैं? मैंने कहा जरूरी है कि पोस्ट हो किसी चीज को बदलने पोस्ट की जरूरत नहीं है। तो भाई पोस्ट थी उनके पास, तुम जवाब दो ना, कभी कभी तुम भी जवाब दिया करो। क्या गांधी जी प्रधानमंत्री थे? क्या गांधी जी मुख्यमंत्री थे? देश बदल दिया, देश आजाद करवा दिया है। ये जरूरी नहीं है कि आप गांधी जी की भूमिका देखते हैं। अरे यार, क्या गांधी जी रोल मॉडल नहीं हो सकते किसी के? और दूसरी बात यह है कि हर आदमी पोस्ट के लिए नहीं जीता, हर आदमी पैसे के लिए नहीं जीता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें किरदार जीवित है, जिनका जमीर मरा नहीं, जो बिकते नहीं है, जो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस पंजाबी सूबे के कल्याण में मेरा कल्याण निहित कर। नहीं तो भगत सिंह कैसे पैदा होता भाई? नहीं तो वो लोग कैसे पैदा होते हैं जिन पे आज भी लोग विश्वास करते हैं? सरदार पटेल, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कार ली थी, उसका लोन वो सारी उम्र उतार नहीं पाए, आज भी वो स्टैंडर्ड कार उनके म्यूजियम में पड़ी है। तो आपको किरदार दिखे नहीं? वो कहां चले गए वो किरदार? आज पंजाब को लूटा जा रहा है, आज पंजाब को गिरवी रखा जा रहा है। 25 साल से एक सिस्टम बारंबार पंजाब का हनन कर रहा है, पंजाब के खनन को निजी जेबों में डाल रहा है, माफिया राज चल रहा है पंजाब में 25 साल। क्या उस सिस्टम को बदला नहीं जाना चाहिए? एक सिस्टम जहां गुरु साहब ने कहा राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। एक सिस्टम जो गुरु की बेअदबी का इंसाफ नहीं दे सका, क्या उस सिस्टम का जाना अनिवार्य नहीं है? एक बात समझिए, मैं सिस्टम को बदलने के लिए लड़ रहा हूं, कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और इस दुनिया में कोई ऐसी मनोकामना, कोई ऐसी तमन्ना ऐसी नहीं है जो भगवान ने पंख लगा के, उड़ान भरा के पूरी ना कर दी हो। इसलिए हर आदमी का कोई मकसद होता है, मोटिव होता है। राजनीति सिद्धू के लिए धंधा नहीं है, राजनीति लोगों की जिंदगी में फर्क डालने का एक जरिया है। सिद्धू साहब, अभी आपने कहा खनन माफिया, बेअदबी, खनन माफिया की अगर बात करें तो अभी आपके जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, उनके रिश्तेदारों पर, उनके लोगों पर रेड हुई ईडी की, और इलेक्शन कमीशन में भी आप लोगों ने कंप्लेंट किया, जाकर के डेलीगेशन गया था वहां पर। अगर कोई केस डला, शायद आपको यह पता नहीं है कि यह केस कौन से साल में डला था और किसने डाला था। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। यह केस 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत चन्नी पे डाला था, समझे? और वो 2018 से लेके आज 2022 तक क्या सो रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? और अगर 4 साल एफआईआर को दर्ज होते हुए होंगे तो उस एफआईआर में जिनके नाम थे, क्या उनके किसी नाम के ऊपर तुमने कोई कार्रवाई की है? किसी भतीजे को, किसी भांजे को टांग दिया, और वो भी 1 महीना पहले इलेक्शन के। ये क्या दर्शाता है? ये क्या है? लेकिन समझाओ ना। हमले तो देखिए, चुनाव का मौका है सिद्धू साहब, हमले, विपक्षी पार्टी हमले लगातार कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अब चन्नी जो है आम आदमी नहीं बल्कि खनन माफिया का सरदार है, वो वही उसका लीडर है, जो खनन माफिया है वो आम आदमी नहीं रहा। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तो केजरीवाल से पूछो ब्लैक लिस्टेड डीप माफिया को 2 जोन की पॉलिसी तोड़ के तूने 4 जोन की कैसे दे दी? जो आदमी मुख्यमंत्री स्वांग रचा करता था, फ्रॉड है दुनिया का सबसे बड़ा, और कहा करता था कि दिल्ली की गलियों में शराब नहीं बिकने दूंगा, आज गली गली शराब कैसे बेच रहा है? वो पॉन्टी चड्डे के पास कैसे बिक गया? उसको पूछो कि भाई तुम अमेरिका में गए थे, कनाडा में गए थे, वो आज भी तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, यहां तुम टिकटें बेच रहे हो। हैं? कौन सी बात का यकीन करें? तुम्हारी 8 लाख नौकरी कही 400 मिली, यहां तुम कहते हो टीचरों को गली ऊपर से उतार देंगे। 22,000 टीचर के बीच में बैठ के आया, वो कहते बंधुआ मजदूर बना दिया हमें, 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ये आदमी। फिर तुम महिलाओं को सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली को ही 1,000 दोगे? क्या दिल्ली में दिए हैं? तुम्हारी कैबिनेट में एक महिला है? क्या तुम पहले मुख्यमंत्री नहीं थे जिन्होंने 3 काले कानून नोटिफाई किया? आज भी वो नोटिफाइड है? क्या तुम्हारी कैबिनेट में कोई पंजाबी है? बताओ केजरीवाल, तुम्हारा एसवाईएल के ऊपर क्या स्टैंड है? गिरगिट तुम्हारा आराध्य देव है, पल पल बदलते हो। मुर्गा देखा है? वो वेदरकॉक के ऊपर मुर्गा देखा है? जिधर की हवा होती है कट 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 घूमता है, पल में तोला पल में माशा। सिद्धू साहब, आम आदमी कह रहे हैं केजरीवाल नहीं है, लेकिन असली आम आदमी, नकली आम आदमी की लड़ाई बीच में काफी चली। चन्नी साहब ने कहा कि केजरीवाल नकली है, केजरीवाल कह रहे हैं वो असली नहीं है।
तो आपको लगता है चन्नी साहब मैं आम आदमी हैं? मैं कहता आपको क्या लगता है आम आदमी है वो? मैं कहता हूं कि ये कह रहा है कि नकली केजरीवाल घूमे, मैं तो कह रहा हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं यहाँ। फोटोस्टैट की दुकान पे खड़े होते हैं और जो मेरी यहाँ 5 साल की पॉलिसियां हैं उन सारी पॉलिसियों को दोहरा देते हैं कि 25 करोड़ हम भी लाएंगे। कहां से लाएगा तू? शराब तो तूने बेच दी गली गली, तो 30,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? 20,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं सैंड से आएंगे। अरे ये 3,000 करोड़ निकाल दे, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। कौन सी बात करते हो? जब सिद्धू इस माफिया के खिलाफ लड़ रहा था 5 साल पहले, जब सिद्धू सैंड माइनिंग के लिए 1,000 रुपए ट्रॉली की बात करता था, जब शराब की माइनिंग के खिलाफ, शराब की जो नाजायज बिक्री है उसके खिलाफ बोलता था, कॉरपोरेशन की बात करता था, तो तुम घुटने लगा के तलवे चाट रहे थे, थूक के चाट रहे थे और मजीठिया से रिटर्न माफी मांग रहे थे। आई एम सॉरी सर। कबूतर की तरह आंख बंद करके बड़े मुद्दे नहीं सुलझाए जाते। तुम एक संपन्न राज्य के मालिक हो। शीला जी ने तुम्हें 2002 में एक सेल्फ रिलायंट राज्य दिया। ये 5 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ राज्य है साहब। कैसे निकालोगे? कहां से पैसे लाओगे? कौन सा बरगद लगा है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारी नीति है? किस तरह से तुम करोगे? आओ बैठो, आज तक पे बैठो, मेरे साथ बैठो, बहस करो, दुनिया को बताओ, मैं भी बताऊंगा। सिद्धू साहब तो आम आदमी मानते हैं आपको, चन्नी साहब को, आपकी आम आदमी है वो? भैया मेरी एक बात सुनो, मेरे मानने या जानने से क्या होगा? पंजाब के लोग मानते हैं तो खत्म, मानते हैं आम आदमी। मैं कह रहा हूं मेरी एक बात समझो, अगर वो इलेक्शन जीता है, अगर हमने 78 एमएलए बनाए और अगर उसके बाद हम 8 एमपी जीते, अगर हमने सारी काउंसिल जीती, अगर हमने बाई इलेक्शन जीते, तो लोग मानते हैं ना। अच्छा, एक विज्ञापन सिद्धू साहब अभी चल रहा था जिसमें सोनू सूद बोल रहे हैं कि जो बैक बेंचर होता है, जो पीछे से आता है, जो कोशिश नहीं करता, वही मुख्यमंत्री बनता है, वही दावेदार होता है। बात समझो, और उसमें जो विज्ञापन था उसमें सिर्फ चन्नी साहब को दिखाया गया खाना खाते हुए, जैसे कि प्रोजेक्शन हो, और वो एआईसीसी का ही विज्ञापन था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कांग्रेस उसको आगे ले जा रही है? हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, आग लाई डब्बू कान पे। तुम भी दीवार पे छलांग मार रहे हो आग लगा के, ऐसा नहीं? मैंने मैं तो नहीं सामने आया सिद्धू साहब। अच्छा फिर ठीक है, फिर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा आश्वासन देता हूं कि अगर ऐसा होगा भी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हाईकमांड को एंडोर्स करना है, समझा ना? हम वो लोग हैं जो वफा करनी जानते हैं, समझे? और वो वफा हमारी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति है। खानदानी लोग हैं वो, नेक लोग हैं वो, विश्वास के पात्र हैं वो लोग। उम्र भर ताउम्र नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरी श्वास तक कांग्रेस और ये तीनों लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, आदर्श हैं। चन्नी और आप जब मुख्यमंत्री बने तो गोल्डन टेम्पल दोनों साथ गए, दोनों हाथ पकड़े हुए दिखाई दिए पहली बार, लेकिन वो एक ही बार हुआ, उसके बाद दोनों साथ दिखाई नहीं दिए, हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए एक दो जगह आप, लेकिन वो जो नजारा था कि बैठ के चाय पी रहे हैं आप टी स्टॉल पे, तो ऐसी क्या वजह है? क्या दोनों में सब ठीक ठाक है? तो नजारे तुम ही लेते हो क्या? नहीं, सब ठीक ठाक है ना चन्नी और आपके बीच में? तो प्रमाण देने की जरूरत है? सूर्य प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है गुरु। प्रमाण उसका तेज है, प्रमाण सरकार का वकार है। धन्यवाद नवजोत सिंह सिद्धू जी हमसे बात करने के लिए। ये थे सिद्धू साहब। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। खटा है।